हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आज एक बार फिर आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। धीरे सही लेकिन अपने कदम अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर बढ़ा रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। कवि कंठहार और खेलन कवि किसकी उपाधियाँ हैं? विद्यापति की, तुलसीदास की, अमीर खुसरो की या अब्दुल रहमान की? तो कवि कंठहार और खेलन कवि, ये ध्यान रखें, खेलन कवि और कवि कंठहार किसकी उपाधियाँ हैं? ये विद्यापति जी की उपाधियाँ हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, गणपति चंद्रगुप्त जी का? तो यह जो कथन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और यह कथन इस तथ्य को इंगित करता है कि जब इसमें आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, या जब कथन कहा गया है, या हमारा कथन जो है विद्यापति से संबंधित है। और जब ये कथन कहा है तो ये किसके प्रति उत्तर में था? जब कुछ विद्वानों ने विद्यापति जी को भक्ति काल के अंतर्गत लेने को कहा या उन पे कहा कि ये भक्ति काल के कवि हैं, तब आचार्य शुक्ल ने यह पंक्ति कही कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते होंगे, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये विद्यापति को जो है फुटकल काव्य के अंतर्गत रखते हैं, ना कि भक्ति काव्य में। कुछ जो विद्वान हैं ये बोलते हैं कि जो विद्यापति जी हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भक्ति से संबंधित उनमें ज़्यादा तथ्य दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ का संकलन कवि लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किया है? लिखनावली, शैव सर्वस्व, विद्यापति पदावली या दुर्गा भक्ति तरंगिणी? तो किसका किया है इन्होंने? विद्यापति पदावली का। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी बिल्कुल नए प्रश्न हैं तो आप इन सभी को ध्यान में रखें। जो भी आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न मुझे नहीं आता है तो आप इसको नोट ज़रूर करें, और जो भी मैं बोलती हूँ या साइड में लिखती हूँ इसे भी साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें। विद्यापति को रास का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? रस का, विद्यापति को रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या नगेंद्र ने? तो किसने कहा इनको रस का सिद्ध वाक कवि? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की पदावली से संबंधित असंगत कथन है। तो ये भी ध्यान रखें कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, असंगत कथन पूछा गया है प्रश्न में। विद्यापति की पदावली से संबंधित, शिव सिंह की रानी लखीमा के कहने पर पदावली की रचना की गई है, बिल्कुल ठीक है। शिव सिंह जी की रानी थी लखीमा, जिनके कहने पर विद्यापति ने विद्यापति पदावली की रचना की है, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। इस पर मुख्य प्रभाव जयदेव की गीत गोविंद का, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली पे मुख्य प्रभाव किसका है? तो विद्यापति की पदावली पर जो मुख्य प्रभाव है वह जयदेव की गीत गोविंद का है। तो इसे ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से सिंगल भी बन सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस पर गौण प्रभाव हाल कवि द्वारा रचित प्राकृत भाषा की गाहा सस्सई, ठीक है। जो हाल की जो गाहा सस्सई या गाथा सस्सई भी इसको बोला जाता है, और यह किसमें है? प्राकृत भाषा में है, इसका गौण प्रभाव है, बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला ऑप्शन है पदावली की भाषा मैथिली है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ठीक है, पदावली विद्यापति की मैथिली में, जिस पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से पुकारा भी जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, यह मिथिला से मिला जो ताड़पत्र पर लिखा था, बिल्कुल ठीक है, यह मिथिला से मिला है जो ताड़पत्र पर लिखा था, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन अंतिम होगा, 6th ऑप्शन, कि सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। आप इन सभी को ऑप्शंस को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए,
असंगत कथन है। राउलवेल शिलांकित रचना है, बिल्कुल ठीक है। राउलवेल जो है वह शिलाओं पर अंकित रचना है, बिल्कुल ठीक है, यह ऑप्शन ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना के कवि दामोदर शर्मा, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्ण रत्नाकर व्याकरणिक ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्ण रत्नाकर की भाषा प्राकृत है, नहीं ये नहीं है, प्राकृत नहीं है। वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? अपभ्रंश मिश्रित है, ठीक है, प्राकृत नहीं है। वर्ण रत्नाकर की जो भाषा है वो अपभ्रंश मिश्रित क्या है? ठीक है, अपभ्रंश मिश्रित है। ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल की विशेषता नहीं है, ध्यान रखें नहीं है पूछा गया है। आदिकाल में राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख था, नहीं प्रमुख नहीं था, गौण था। राष्ट्रीय थी, ऐसा नहीं है कि आदिकाल में राष्ट्र प्रेम की भावना या राष्ट्रीय चेतना का स्वर नहीं था, पर ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रेम और जो राष्ट्रीय चेतना थी वह गौण थी। कैसी थी वह? गौण थी वो चेतना, राष्ट्र प्रेम की और राष्ट्र चेतना जो थी गौण थी, प्रमुख नहीं। तो यही ऑप्शन ठीक है इसका। लेकिन आगे की भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पना शक्ति का मिश्रण मिलता है आदिकाल में, बिल्कुल ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पना शक्ति का मिश्रण मिलता है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए कि आदिकालीन कविताओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। गुरु की प्रधानता थी, ठीक है। ये आदिकालीन जो विशेषताओं का जो प्रश्न बनता है, ये प्रश्न वहाँ से भी पूछे, ये ऑप्शन वहाँ भी डाले जाते हैं, उस प्रश्न में डाले जा सकते हैं। तो कि आदिकालीन जो रचनाएं थी उसमें डिंगल पिंगल का प्रभाव था और गुरु की प्रधानता थी, बिल्कुल ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पना शक्ति का मिश्रण मिलता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा गलत है? ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न, असंगत कथन है। संवत्सर एक साइड क्या है इसके ग्रंथ हैं और एक साइड क्या है इसके ग्रंथकार हैं। संवत्सर ये ग्रंथ है और इस साइड वाले जो हैं ये ग्रंथकार हैं, ये ग्रंथकार हैं, ये ग्रंथ हैं। संवत्सर जो है साइदान चारण, ठीक है, साइदान चारण, ठीक है। संवत्सर जो रचना है साइदान चारण की रचना है। वर्तमान अक्रम फेज की रचना है, बिल्कुल ठीक। भागवत दशम स्कंद भाषा भूपति की रचना है, बिल्कुल ठीक। बीसल देव रासो नरपति नाल्हे की रचना है। बीसल देव रासो जो है नरपति नाल्हे की रचना है, नरपति नाल्ह की रचना है, ठीक है। सारंगधर जो है सारंगधर की हम्मी रासो है। अगला प्रश्न देखिए, रचनाओं का क्रम रचना काल के आधार पर सही है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें रचनाओं का जो भी क्रम हो सही, आप इन 3 में से ही बता दीजिए। रचनाओं को जो भी क्रम सही है आपको वो ऑप्शन बताना है। तो पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उनके रचना का जो काल है वो लिख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, इसका जो रचना काल जो है 1154 रचना काल है इसका। उक्ति व्यक्ति 1154 ईस्वी, ठीक है, ये सभी ईस्वी हैं। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर जो है 1325। श्राव का आचार 933 ईस्वी है। चंदनवाला राज जो है 1200 ईस्वी। ध्यान रखें आप इन सभी को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 1154 ईस्वी की है। वर्ण रत्नाकर 1325 की है। श्रावकाचार 933 ईस्वी और चंदनबाला रास जो है वो 1200 ईस्वी है। तो इनमें सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए? श्रावकाचार। तो इनमें ऑप्शंस में देख लीजिए श्रावकाचार कहाँ पर है सबसे पहला, तो श्रावकाचार सेकंड ऑप्शन ये। श्रावकाचार 933, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 1154, चंदनबाला रास 1200 और लास्ट में वर्ण रत्नाकर 1325 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। इनके सन भी याद रखें, कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ तक नेट वगैरह में तो ये ऐसे यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी इस बार का जो नेट है काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न नेट में दिए गए थे और कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, इसलिए अच्छे प्रश्न करें और महत्वपूर्ण करें ताकि आप उस कंपटीशन में आप वहाँ हो उस लेवल पर। इस बार का नेट का जो एग्ज़ाम काफ़ी डीप से प्रश्न बने हैं नेट में। अगला प्रश्न देखिए, महोबा के सामंतों आल्हा और उदल। तो पहला तो याद रखें कि महोबा के जो सामंत थे, ठीक है, उनके आल्हा और उदल के
आल्हा और ऊदल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किस रचना में है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, बीसलदेव, ये दोबारा हो गया, खुमान रासो, तो किस में था ये? परमाल रासो में। आल्हा, जिसे परमाल रासो में आल्हा और ऊदल, इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, ठीक है। परमाल रासो को ही आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। बीसलदेव रासो से संबंधित असंगत कथन है। कैसा कथन बताना है आपको? असंगत कथन। इसमें कुल 125 छंद हैं, बिल्कुल ठीक है। बीसलदेव रासों में 125 छंद कुल हैं। इसके कथासार को 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल ठीक है। इसके कथासार को 4 भागों में बांटा गया है। इसके प्रथम भाग में विवाह वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। इसके प्रथम भाग में विवाह वर्णन है, और मैं आपको चारों भाग इसके बता देती हूँ। इसके प्रथम भाग में जो है वो विवाह वर्णन है। द्वितीय भाग में जो बीसलदेव जो नायक है वह कहाँ चले जाते हैं? अपनी नायिका को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तृतीय जो भाग है उसमें विरह वर्णन है नायिका का, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा उसका भाग है उसमें पुनर्मिलन है उसका, ठीक है। 4 भाग है इसके। पहले भाग में विवाह है, द्वितीय भाग में बीसलदेव नायिका को छोड़ के चले जाते हैं, तृतीय भाग में क्या है इसका वियोग वर्णन है, और चतुर्थ भाग में क्या है? पुनर्मिलन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या गलत है, तो इसमें चौथे भाग में वियोग वर्णन नहीं, इसका तीसरे भाग में वियोग वर्णन है, ठीक है। चतुर्थ भाग में क्या है? पुनर्मिलन है इसका। चतुर्थ भाग जो है, चौथा भाग जो है वह पुनर्मिलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है? आपको कौन सी रचना बतानी है अपभ्रंश से जो प्रभावित? तो आप सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए ये पता होना चाहिए कि अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। तो जो अपभ्रंश से जो मुक्त रचनाएं हैं वो तो ज़्यादा को है, ठीक है, अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं के अकॉर्डिंग। तो आप अगर अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं अगर आपको याद रहती हैं तो आप अपभ्रंश से जो मुक्त रचनाएं हैं वो वैसे ही कर ले जाएंगे। तो आपको मेरे एक निमोनिक्स के माध्यम से मैंने याद किया था। अगर आप याद करना चाहें, अगर आपका खुद का निमोनिक्स है तो उसे चेंज नहीं करना है, और अगर आपके पास कोई निमोनिक्स से याद करने का नहीं है तो जो मैं बताती हूँ आप उसे भी याद कर सकते हैं। तो जो अपभ्रंश, हमें सबसे पहला क्या है कि अपभ्रंश से प्रभावित देखनी है कि अपभ्रंश से प्रभावित है। तो अप्सरा, सिना, बहराउल, उक्ति, वर्ण, इसका निमोनिक्स है। आप इसे अप्सरा, और अगर लिखा हुआ समझ नहीं आता है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान दें। अप्सरा, पाही अप्सरा, सिना, सिना, बहराउल, राउल, भैराउल, उक्ति वर्ण, उक्ति वर्ण, अप्सरा, सिना, भैराउल, उक्ति वर्ण। अप्सरा, अप्सरा, ठीक है, अप और अप, ठीक है। अपभ्रंश श्रा से क्या हो जाएगा आपका? श्राव का आचार। श्रा से मतलब है श्राव का आचार, सी से मतलब है सिद्ध साहित्य, ना से मतलब है नाथ साहित्य, और जो ये आपका भय जो है, भ और हा, भय से मतलब है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। भय से मतलब है भरतेश्वर बाहुबली रास। राउल से मतलब है राउल वेल। उक्ति से मतलब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना, और वर्ण से मतलब है वर्ण रत्नाकर। तो ये कितनी टोटल हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो ये 7 रचनाएं हैं, ठीक है, 7, ठीक है, 7 8 रचनाएं जो हैं, आप ये सभी क्या है? अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, ठीक है। अपभ्रंश से क्या है? ये प्रभाव इन पर अपभ्रंश का है। अगर आप इस निमोनिक्स को याद कर लेते हैं तो आपको ये अपभ्रंश से संबंधित जो रचनाएं वो याद रहेंगी। और अगर प्रश्न ये बनता है कि अपभ्रंश से कौन सी प्रभावित रचना नहीं है, अगर आपको ये याद होता है तो आप इजीली आप इसको नेग्लेक्ट प्रश्न को और ऑप्शंस को हटा सकते हैं, ठीक है। अप्सरा, सिना, बहराउल, उक्तिवर्ण। आप से अपभ्रंश, श्रा से श्रावकाचार, सी से सिद्ध साहित्य, ना से नाथ साहित्य, बह से भरतेश्वर बाहुबली रास, वैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, हा से भय से भरतेश्वर बाहुबली रास, हा से हमीर रासो, ठीक है, हा से हमीर रासो है, रा से राउलवेल, उक्ति से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण से वर्ण रत्नाकर। तो टोटल कितनी? 8 रचनाएं हैं अपभ्रंश से प्रभावित।
ठीक है। तो इसका जो आप इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो कौन सा होगा, अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। तो कौन सी इसमें नहीं है, वर्णरत्नाकर भी है, उक्त व्यक्ति प्रकरण भी है, हम्मी रासो भी। तो कौन सी नहीं है, बीसलदेव रासो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी का है, ठीक है बिल्कुल। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। पाहुर दोहा राम सिंह की है। संदेश रासक जोइंदू को नहीं है। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की है। ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण रत्नाकर रचना से संबंधित असंगत कथन है। इसकी रचना 1325 ईस्वी में हुई थी वर्ण रत्नाकर की, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, पिछले प्रश्न में था ये। इसकी रचना 1325 ईस्वी में हुई है। इसकी तुलना संस्कृत की रचना मानसोल्लास से की जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वर्ण रत्नाकर की जो तुलना की जाती है वह संस्कृत का ग्रंथ है एक मानसोल्लास, उससे की जाती है। इसका पुनः संपादन जो किया है 1940 में, इसका पुनः संपादन 1940 ईस्वी में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, नूह सिपहर या नूब सिपहर किसकी रचना है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रोडा कवि या विद्यापति। तो ये किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो की रचनाओं का संपादन सर्वप्रथम जवाहर खुसरवी नाम से किसने किया। तो इसके याद रखें पहले तो कि खुसरो की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया गया है, जवाहर खुसरवी नाम से किया गया। और किसने किया है, रशीद अहमद सालम ने, ब्रजरत्न दास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या विद्यापति ने। किसने किया, रशीद अहमद सालम ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारूरा दोहा का पुनः संपादन 1934 में किसने कहाँ से किया गया। ढोला मारूरा दोहा का पुनः संपादन कहाँ से कब किया गया, 1934 में किया गया। और कहाँ से किया गया, लखनऊ से, काशी विद्यापीठ से, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से या कोलकाता से। तो कहाँ से किया गया है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से। काशी को ही वर्तमान में बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस रचना के दोहों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने बोला है, पहले तो ये याद रखें। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो ये कथन जो कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है, याद रखें। हेमचंद के शब्दानुशासन तथा बिहारी सस्सई के मध्य की कड़ी माना है। हजारी प्रसाद जी ने किस रचना को हेमचंद का जो शब्दानुशासन है और बिहारी सस्सई का जो सस्सई है उसके मध्य की कड़ी माना है, किसके दोहों, और किस चीज को माना है, दोहों को माना है। किसको माना है, ढोला मारूरा के दोहा के दोहों को माना है। ढोला मारूरा दोहा के जो दोहे हैं उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हेमचंद का जो शब्दानुशासन है, और शब्दानुशासन जो है व्याकरणिक ग्रंथ है, ध्यान रखें आप, ठीक है। हेमचंद का शब्दानुशासन और बिहारी सस्सई के मध्य की कड़ी माना है ढोला मारूरा दोहा के दोहों को। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल कृति माना जाता है। बृहद संस्करण को, मध्य संस्करण को, लघु संस्करण को या लघुत्तम। तो किसको माना जाता है, लघुत्तम संस्करण को इसकी मूल कृति जो प्रमाणिक जो माना जाता है पृथ्वीराज रासो, वो जो उसका लघुत्तम संस्करण है इसका उसे ही माना जाता है। इसके 4 संस्करण निकले हैं पृथ्वीराज रासो के, बृहद संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण, लघुत्तम। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो अब तक कितने संस्करण में प्राप्त हुए। तो कितने संस्करण प्राप्त हुए, 4। और प्रमाणिक जो माना जाता है वो लघुत्तम संस्करण को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो से संबंधित असंगत कथन है। तो असंगत देखना है आपको, असंगत कथन कौन सा है। महाकाव्य को जलहर ने पूरा किया है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो चंद्रवरदाई हैं, और चंद्रवरदाई के जो पुत्र हैं जलहर, उसको पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसको जलहर ने कंप्लीट किया है, ठीक है। शुक-शुकी संवाद में, बिल्कुल ठीक है। नायक पृथ्वीराज धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई अभिन्न मित्र थे, इनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका कथन कौन सा हो जाएगा, 5वां, कि सभी कथन सत्य हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, जिनदत्त सूरी की रचना नहीं है। उपदेश रसायन रास, प्रबंध चिंतामणि, ये नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है, मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला और लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। चंदनबाला रास का अंत किस रस से होता है। चंदनबाला रास का अंत जो होता है वो किस रस से होता है, करुण रस से, श्रृंगार रस से, माधुर्य रस से या शांत। तो किससे होता है, करुण रस से होता है चंदनबाला रास
ग्रंथ का अंत जो होता है वो करुण रस से होता है। ठीक है, आज के लिए 22 प्रश्न थे और आशा है मुझे आपको पसंद आए होंगे और आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।